Good morning, students. Very warm welcome to our online class. Once again, I am Brajmohan Tiwari, your SST teacher. Today, I am going to teach you Political Science Chapter 5, and the topic is Understanding Laws, अर्थात कानून को समझना. In this chapter, you will learn how new laws are framed, about laws and dissent, and about controversial laws. इस अध्याय में आप कानून का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे. कानून और उस कानून से उत्पन्न असंतोष या असहमति के बारे में जानेंगे और अंततोगत्वा कुछ विवादास्पद कानून के बारे में जानकारी लेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. लॉ मेकिंग, एज यू लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे देश में कानून का निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता है, यानी हमारे देश के लिए कानून का निर्माण विधायिका करती है. इन दिस चैप्टर आवर फोकस वुड ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई न्यू लॉज कम इनटू फोर्स एंड व्हाई सम लॉज बिकम अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल. इस अध्याय में हम नए कानून कैसे बनते हैं और कैसे लागू किए जाते हैं इस पर फोकस करेंगे, और कुछ कानून अलोकप्रिय और विवादास्पद क्यों बन जाते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे. कम टू द टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया, अर्थात भारत में कानून बनाने का इतिहास. द हिस्ट्री ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू एंशिएंट टाइम्स, यानी भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है. However, in ancient times, there were several kingdoms in India and each tended to follow its own set of rules. हालांकि प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में भारत में अनेक किंगडम यानी राजा, राजशाही वाला राज्य होते थे, किंगडम होते थे जिसके हेड राजा होते थे, और वे अपनी तरह का कानून लागू करते थे और बनाते थे तथा अपने राज्य में लागू करते थे. दीज रूल्स वेयर दस नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द नेशन. इस प्रकार पूरे देश में एक समान कानून नहीं होता था. अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच नेसेसिटेड दैट द कंट्री बी ब्रॉट अंडर ए कॉमन लॉ. जब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन लागू हुआ तो उस समय एक समान प्रशासन प्रणाली अपनाने के लिए एक कॉमन लॉ यानी एक समान कानून पूरे देश में लागू किया गया. द ब्रिटिश आर ऑफन क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. भारत में कानून का शासन लागू करने का श्रेय अंग्रेजों अर्थात ब्रिटेन को दिया जाता है. However, the historians have refuted this on two grounds. One, that the colonial rule was arbitrary. इतिहासकार मानते हैं कि जो औपनिवेशिक शासन था, औपनिवेशिक कानून था, वो मनमाने ढंग से चलता था, आर्बिट्ररी था, एंड अप्लाइड डिफरेंट लॉज फॉर द इंडियंस एंड द ब्रिटिश. और वे भारतीयों के लिए अलग तरह की कानून और अंग्रेज़ों के लिए अलग तरह के कानून बनाते थे. सेकेंड, द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग द लीगल स्फीयर इन इंडिया. दूसरी बात, जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भारत में एक विधायी क्षेत्र के विकास और विस्तार में. द इंडियन नेशनलिस्ट थ्रू देयर प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसिज्म हेल्प टू ब्रिंग इनटू फोर्स लॉज दैट इंक्लूडेड द आइडियाज ऑफ जस्टिस. भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वे ब्रिटिश सरकार के कानून की आलोचना करके और विरोध करके कानून को न्याय पर आधारित, न्याय संगत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ किए. ए नंबर ऑफ नेशनलिस्ट्स वेयर देमसेल्व्स लॉयर्स. भारत में बड़ी संख्या में जो राष्ट्रवादी नेता थे वो कानून के जानकार थे, वे वकील थे, अधिवक्ता थे,
As a result, they started using the laws to defend the legal rights of Indians, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भारत के लोगों की जो वैधानिक अधिकार थे उसकी रक्षा करने का काम किया. इंडियन जजेज एंड देयर डिसीजंस आल्सो ग्रेजुअली केम टू बी एक्सेप्टेड इन द कॉलोनियल कोर्ट्स. और आगे चलकर भारत के जो न्यायाधीश होते थे उनके निर्णय भी धीरे धीरे स्वीकार्य हो गए. Thus, the participation of Indians in different ways helped in the development of the rule of law in India. इस तरह जब न्याय प्रणाली में भारतीय लोगों का भागीदारी बढ़ गया, उससे भारत में कानून का शासन चलाने में मदद मिला. In the hands of our nationalist leaders, the constitution was drafted. हमारे देश के राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ से भारत का संविधान बनाया गया. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी were all lawyers whose understanding of the law helped us create a constitution that became the foundation for all future laws. यानी हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब कानून के जानकार थे, वकील थे, और इनकी जो कानून के बारे में समझ थी, उस समझ के वजह से भारत के संविधान की आधारशिला रखी गई और उसी के आधार पर भविष्य में कानून बनाए गए. टुडे आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट पास सेवरल लॉज एवरी ईयर. अब जब देश हमारा आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वे प्रतिवर्ष बहुत कानून यानी अनेकों कानून पारित कराते हैं संसद से. दे ऑल्सो रिवाइज द एग्जिस्टिंग वंस टू मीट द नीड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स. और दे ऑल्सो रिवाइज द एग्जिस्टिंग वंस टू मीट, यानी जो कानून हैं उसका रिवीजन करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, जिससे कि हमारे देश के लोगों और समकालीन लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग न्यू लॉज, यानी नए कानून कैसे बनते हैं. द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज हाउ डू द न्यू लॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस. अब प्रश्न उठता है कि नया कानून कैसे अस्तित्व में आता है. द डिमांड फॉर न्यू लॉज कम्स फ्रॉम द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, यानी जो नए कानून की मांग होती है वो समाज से होता है. द डिमांड फॉर न्यू लॉज कम्स फ्रॉम द नीड्स ऑफ द डिमांड सोसाइटी, यानी समाज के ज़रूरत के हिसाब से नए कानून की आवश्यकता पड़ती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी रेज द नीड फॉर ए लॉ, यानी समाज के जो भिन्न भिन्न समूह होते हैं वे नए कानून की ज़रूरत पर प्रश्न उठाते हैं. वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए कानून बनाने की मांग उठाते हैं. इट इज़ द टास्क ऑफ द लेजिस्लेचर टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड प्रपोज न्यू लॉज दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपुल. यह हमारे विधायिका का परम कर्तव्य है कि वे लोगों की ज़रूरतों को समझें और उन ज़रूरतों के अनुरूप नए कानून का निर्माण करें. द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फीवर avenues for employment had forced the laborers to accept employment even at very low wages. This meant they were being exploited and lacked any welfare measures. It was to address this issue that new laws were enacted both in pre-independence and post-independence. एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं. Let us understand this through the example of laws that were passed to improve the condition of the workers employed in the factories and industries across India. यानी पूरे भारत में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों या कामगारों का उदाहरण लेते हैं, उनकी स्थिति पर चर्चा करते हैं. The problems of unemployment and fewer avenues for employment had forced the laborers to accept employment even at very low wages. यानी बेरोजगारी की समस्या के वजह से
हमारे देश के अनेकों मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, चाहे वो आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद हो। तो इसके लिए रेगुलेटिंग वेजेज, तो ये महसूस किया गया कि कानून के द्वारा मजदूरों का मजदूरी तय कर दिया जाए। द इशू ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेज गेन्स इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर मिलियंस ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन वेरियस सेक्टर्स विथ नो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। यानी भारत जैसे देश में लाखों लोग जो विभिन्न सेक्टरों में काम करते थे, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा मुद्दा था। The concept of minimum wages first emerged with reference to the remuneration of Indian workers employed in industries where they were paid less than similar types of labor in other industries। यानी मजदूरों की मजदूरी में बहुत विसंगतियां थी, बहुत भेदभाव होते थे। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 अर्ली efforts to fix minimum wages for workers could be seen in the passage of पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। 1936 में प्रयास किया गया मजदूरी तय करने का, न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रयास किया गया। मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो इस कानून का जो मुख्य प्रावधान था वो इस प्रकार था। इट रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेज नॉट लेटर देन द 7th day from the last day of the wage period for factories employing less than 1000 employees and 10th day for factories exceeding 1000 employees। यानी it regulates the payment of wages not later than the 7th day from the last day of the wage period for the, यानी 1 सप्ताह के बाद उनका पेमेंट सुनिश्चित किया जाए। और कारखानों के लिए एम्प्लॉइंग लेस देन, जिसमें 1000 से कम मजदूर रहते हों, कम कर्मचारी हों, तो उनके लिए तय किया गया कि 10th डे फॉर फैक्ट्रीज एक्सीडिंग 1000, यानी जिसमें 1000 से ज़्यादा मजदूर हों उन्हें 10 दिन के बाद मजदूरी का पेमेंट किया जाए, भुगतान किया जाए। वेजेज आर टू बी पेड इन कैश इन करेंट करेंसी विद इन द वर्किंग आवर्स। और उनकी मजदूरी जो है, जो देश का मुद्रा है जो चल रहा हो, उसी मुद्रा में उनका पेमेंट किया जाए। ओनली अथोराइज डिडक्शंस कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्नड वेज। वर्कर्स आर टू बी इशूड वेज स्लिप्स गिविंग ऑल द डिटेल्स ऑफ देयर अर्नड वेजेज अलॉन्ग विथ द वेजेज पेड। और ये प्रावधान किया गया कि मजदूरों को मजदूरी के साथ सारे डिटेल के साथ, यानी पूरा विवरण के साथ उन्हें एक रसीद दिया जाए। फाइन्स कैन बी इम्पोज एज पर द रूल्स स्पेसिफाइड। और इस कानून का उल्लंघन करने पर, इस कानून के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान किया गया। उसके बाद मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, लेटर द इनेक्टमेंट ऑफ द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 प्रूव टू बी ए लैंडमार्क इन द लेबर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इंक्लूड, लेकिन जो 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया गया, ये मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें इस प्रावधान के तहत fixation of minimum wages for notified scheduled employment in India, there are 45 scheduled employments recognized in the center and 12,220 in the states। यानी पूरे भारत में there are 45 scheduled employments recognized in the center, केंद्र स्तर पर मंजूरी दी गई और राज्य स्तर पर 1222। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज कम अंडर बोथ सेंटर एंड स्टेट। कृषि, निर्माण और सुरक्षा सेवा, ये केंद्र और राज्य दोनों के तहत लाए गए। द गवर्नमेंट could fix minimum wages for work done in a certain period. It could also fix minimum remuneration given to workers who work according to the number of pieces they make, especially in the handicrafts sector. The minimum wages covered all workers in the agricultural, industrial and small scale sectors, including farm laborers, land-based laborers, factory workers, people working in cottage industry and
construction workers. The act laid down definitions of certain terms in order to help people understand and interpret this act correctly. Wages meant all remuneration expressed in terms of money payable to person who fulfills the terms of the contract of employment. यानी इस कानून में द एक्ट लेट डाउन डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन टर्म्स इन ऑर्डर टू हेल्प, इसमें लोगों को मदद के लिहाज से परिभाषित कर दिए गए सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो उसमें लिख दिए गए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में लाया गया, यानी मातृत्व लाभ योजना. A need was also felt to look after the welfare of women workers. Consequently, Maternity Benefit Act 1961 was passed to grant benefit to women workers employed in registered factories only. The benefit consists these, यानी मातृत्व लाभ यानी मातृत्व सुविधा, यानी जो महिला वर्कर होते थे और प्रेगनेंसी के दरमियान उन्हें कुछ सहूलियतें दी गई. 12 weeks of पेड हॉलीडे बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ वाज मेड मैंडेटरी, यानी महिला वर्कर के गर्भकाल के दरमियान 12 सप्ताह तक पेड हॉलीडे यानी छुट्टी देकर उसका तनख्वाह देना सुनिश्चित किया गया. मैटरनिटी यानी गर्भकाल और बच्चा होने के 12 सप्ताह तक. Any woman worker who has worked for minimum of 80 days in a factory is eligible to claim the benefit under the act by her employer. कोई भी महिला कामगार यानी महिला श्रमिक जो कम से कम किसी फैक्ट्री में 80 दिन तक काम कर चुकी हो, वह यह अधिकार पाने का हक रखती है. यानी वो क्लेम कर सकती है जब वो किसी फैक्ट्री में 80 दिन काम कर चुकी हो तो इससे ये सुविधा मिलेगा. Women workers are also restricted from performing hazardous jobs during the pregnancy period. कानून में ये भी प्रावधान किया गया कि गर्भकाल यानी गर्भावस्था के दरमियान कोई भी महिला वर्कर किसी खतरनाक काम में नहीं लगाई जाएगी. द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज इज द appellate authority under the act for any issues arising in this matter. यानी कोई भी इस मामले में विवाद उत्पन्न होता है तो इसको सुलझाने के लिए एक फैक्ट्री का मुख्य इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक नियुक्त किया गया. द रेगुलेशन ऑफ वेजेज थ्रू लॉज इज वन एग्जाम्पल वेयर देयर नीड्स ऑफ द पीपल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू लेजिस्लेशन. देयर आर सेवरल such examples where the demands of the people have found an expression as a law. The Bhopal gas tragedy of 1984, which resulted due to the leakage of a poisonous gas from the Union Carbide plant in Bhopal, spearheaded the movement for protection of environment in India. भारत में 1984 में भोपाल यानी भारत के मध्य सेंट्रल स्टेट जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उस फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ था जो बहुत ही जहरीला था, जिससे बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी थी. तो उससे बचाने के लिए कानून बनाया गया. द एक्सीडेंट एट दिस प्लांट रिजल्ट इन इमेंस लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इस दुर्घटना में कई एक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और बहुत से लोग विकलांग हो गए थे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. द प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड पीपल लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. तो जो पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला, जिसके फलस्वरूप 1986 में एक पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया यानी कानून पारित किया गया, पर्यावरण संरक्षण कानून. द एक्ट
relates to the protection and improvement of human environment as well as the prevention of hazards to humans and other living creatures. However, just making the laws does not mean that the task of people's welfare has been achieved. लेकिन केवल कानून बना देने से लोगों की जो कल्याण है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी की जा सकती. इट ऑल्सो रिक्वायर्स कंस्टेंट मॉनिटरिंग बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. कानून को सुचारू रूप से और लोगों के कल्याण के लिए सरकार की जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकार के जो अंग हैं, उन्हें कानूनों का निगरानी करना आवश्यक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉज एंड डिसेंट, यानी कानून और असहमति. इफ़ देयर आर लॉज देन देयर इज डिसेंट एज वेल. यानी जब कानून है तो कानून पर असहमति भी है साथ साथ, यानी कानून और असहमति साथ साथ चलते हैं. द टर्म डिसेंट और डिसओबीडियंस मीन्स रिफ्यूजल टू अबाइड बाय लॉ. डिसेंट का अर्थ ही होता है कि जो कानून लाया गया उसे नहीं मानना. इन अदर वर्ड्स इट मीन्स द रिफ्यूजल to obey the law that represents authority. The goal of dissent is to bring about a change in the actions, policies, laws, government and in the social and political system underlying it. यानी असहमति जो है, लोगों में जो असहमति होती है कानून के प्रति, उससे सरकार अपने एक्शन, अपनी नीतियों और कानून को बदलने के लिए विचार करती है. Dissent can lead to a radical change in the existing political system too. यानी जो असहमति है किसी कानून के प्रति, उससे राजनीतिक प्रणाली में भी बदलाव लाया जाता है. फॉर एग्जांपल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द रशियन रिवॉल्यूशन ओवरथ्रू द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोनार्क्स. उदाहरण के लिए जो फ्रांस की क्रांति थी और रूस की क्रांति थी, इसने अपने देश में जो राजशाही शासन था उसे उखाड़ फेंकने में मदद किया. डिसेंट और डिसओबीडियंस टेक्स प्लेस अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज एंड फॉर justifiable reasons. Let us look at two such cases of dissent in India, one in pre-independence India and the other in post-independence India. यानी भारत में दो ऐसे कानून थे जिस पर लोगों की नाराज़गी थी, एक आज़ादी से पहले और दूसरा आज़ादी के बाद. तो आज़ादी से पहले सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 में नमक सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में. अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियंस वेयर स्ट्रगलिंग टू अचीव पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री. यानी जब ब्रिटेन का शासन था भारत में, तो भारत के लोग शासन में भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहे थे. इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम गांधी जी हाईलाइटेड द कंडीशन ऑफ द मासेज, और उसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे. 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसमें पूर्ण आज़ादी पाने के लिए संकल्प लिया गया था और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कर नहीं चुकाने का फैसला लिया गया. गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट, और तब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया. 12 मार्च 1930 को गांधी जी ऐतिहासिक दांडी मार्च यानी दांडी की यात्रा शुरू किया. उन्होंने साबरमती से, विच लास्टेड फॉर 24 डेज, 24 दिन तक चला. पीपल सर्ज फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर्स टू ज्वाइन द सत्याग्रही एट डिफरेंट प्लेसेज. यानी गांधी जी के इस आंदोलन में हजारों हजार लोग शामिल हो गए. और दूसरा कानून आज़ादी के बाद, द एंटी लिक्वर एजिटेशन ऑफ 1990 यानी 1990 में शराब के खिलाफ, यानी शराब को प्रतिबंधित करने के लिए आंदोलन चलाया गया. द इंक्रीजिंग डिमांड बाय द वुमेन ऑफ आंध्र प्रदेश and Haryana to ban alcohol and the government's resistance to do so led to another dissent in post-independence India in the early 90s. यानी आंध्र प्रदेश की महिलाएं और हरियाणा की महिलाएं शराब
पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर आंदोलन किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। The people of Andhra Pradesh realized that alcoholism was adversely affecting the economy of that state and ruining the physical and mental fitness of the folk. आंध्र प्रदेश के लोगों ने ये महसूस किया कि नशा के वजह से, शराब की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। द एजिटेशन फॉर इम्पोजिंग अ बैन ऑन द ऑक्शन एंड सेल ऑफ रैक अ कंट्री लिक्वर was a spontaneous one and it started as an offshoot of the adult literacy drive in the interior village दुबागुंटा इन नीलोर डिस्ट्रिक्ट। यानी ये जो आंदोलन था ये व्यापक रूप से उस राज्य में चलाया गया कि शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि शराब पीने के वजह से लोगों की अर्थव्यवस्था में पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय वुमेन हु वेयर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। यानी इस आंदोलन की अगुआ महिलाएं थीं। मेनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन टू, और अन्य संगठनों ने भी महिलाओं का साथ दिया। एट सेवरल प्लेसेज वुमेन डिस्ट्रॉयड और बर्न्ड द रैक शॉप्स। मेनी रैक शॉप्स वेयर शट डाउन। बहुत से स्थानों पर महिलाओं ने शराब के दुकानों में आग लगा दिया। The state government, which enjoyed substantial revenue from the sale of rack and other liquor, strongly opposed the movement. अब चूंकि सरकार को शराब की बिक्री से राजस्व प्राप्त होता था, इस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। मूवमेंट फॉर सम ईयर्स बट वाज अनेबल टू स्टॉप द रैक्स ऑन। लेकिन सरकार उस आंदोलन को नहीं दबा पाई। सो इट वाज फोर्स टू इम्पोज ए बैन ऑन द सेल ऑफ रैक। इस तरह सरकार को शराब बेचने पर पाबंदी लगाना पड़ा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। यानी अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। नॉट ऑल द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट आर पॉपुलर। यानी संसद से जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कानून लोकप्रिय नहीं होते हैं। When people feel that a law violates their expectation, और जब लोग यह महसूस करते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है वो उनकी आशाओं पर तुषारपात कर रहा है, यानी उनके आशा और आकांक्षा पर खरा नहीं उतर रहा है, और इज अनफेयर इट बिकम्स अनपॉपुलर, या उन्हें लगता है कि यह न्यायपूर्ण नहीं है, तो वह कानून अलोकप्रिय हो जाता है। सच लॉज ऑफन बिकम कंट्रोवर्शियल। ऐसे कानून प्रायः विवादास्पद हो जाते हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि अभी मौजूदा सरकार, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा संसद से किसान के हित के लिए एक कानून लाया गया, लेकिन इस कानून से किसान खुश नहीं हैं और वो पूरे देश में जहाँ तहाँ आंदोलन चला रहे हैं। As we saw in the preceding paragraph, the SALT Act of the British was widely disliked by the Indians. The Indians showed their resentment of their unfair law of breaking the law. जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी से पूर्व नमक के निर्माण और बिक्री पर अंग्रेज़ों का एक अधिकार था, जिससे भारतीय लोगों का जिससे भारत के लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से भारत के लोगों ने इस कानून को पसंद नहीं किया और उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ ऑल्सो सीन इट्स फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज ओवर अनपॉपुलर बिल्स एंड लॉज। लेकिन आज़ादी के बाद भी संसद से अनेक कानून पारित किए गए जो विवादास्पद हुए, अलोकप्रिय हुए। सम सच एग्जाम्पल्स इंक्लूड बिल्स ऑन हॉकिंग एंड वेंडिंग ऑन स्ट्रीट्स। उसमें से कुछ कानून थे कि गलियों में जो फेरी वाले होते थे, रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, और जो अनधिकृत कॉलोनियाँ होती थी उसको रेगुलर करना। रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज,
और आवासीय क्षेत्र से उद्योग धंधों को हटाने का जो निर्णय लिया गया, ये सारे कानून विवादास्पद हुए। एज दीज लॉज अफेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एडवर्सली, चूँकि ये कानून जो थे उससे कुछ वर्गों और लोगों को बुरी तरह प्रभावित करते थे। दे केम आउट इन अपोजिशन ऑफ द बिल्स, तो वे लोग इस विधेयक या इस बिल का समर्थन नहीं किया। पीपल यूज वेराइड मीन्स टू ड्रॉ अटेंशन टू डायरेक्ट्स, they resort to protest and demonstrations, discussions and debates on public forum, reporting on TV channels, approaching the concerned ministry or the judiciary to seek redressal। तो लोगों ने कानून का विरोध करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों, संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया। वे अपना विरोध जताने के लिए परिचर्चा किए, उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना दिया, डिबेट चलाया और टीवी चैनलों पर रिपोर्टिंग हुआ, जिससे कि संबंधित मंत्रालय को कानून में बदलाव लाना पड़ा। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स हैज दस रिजल्टेड इन द मेकिंग एज वेल एज स्क्रैपिंग ऑफ द लॉ। यानी जब जनता सक्रिय रूप से भाग लेती है किसी कानून को बदलवाने या कानून का पालन करने के लिए, तो देश में असहमति जताकर कानून में सुधार लाया जा सकता है। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। रीड द चैप्टर वंस अगेन, try to understand the concept, and if you want to know something, if you have not understood properly, you can ask once again. I am ready to explain it again and again. I will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.